Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing very well and staying at your home in this pandemic. मैं आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ पीएमडीसी एक कुछ कंटेंट्स लेके, क्योंकि पिछली दो वीडियोस में आप लोगों के साथ मैंने एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं बायोकेमिस्ट्री के, आप लोगों को शायद याद होगा। तो आज भी जेनेटिक के हवाले से हैं, कुछ जेनेटिक्स के हवाले से बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कुछ डिस्कस करने हैं। आप लोगों से जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं जी पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। वो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसमें से वो पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन काज है ये इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, एंड सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ जेनेटिकली एसोसिएटेड मेंटल डेफिशिएंसी आफ्टर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम फर्स्ट पे है जेनेटिकली जो है, और ये सेकंड नंबर के ऊपर है। फाइंडिंग में क्या होगा? इन लार्ज टेस्टिस हो सकते हैं, लॉन्ग फेसिस एंड लार्ज जा हो गया, जबड़े, लार्ज अवर्टेड एयर्स, मैटरनल वार प्रोलैप्स ईटीसी। वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा वाल्व इन्वॉल्व होगा, या वो भी पूछ सकते हैं कौन सी है मोस्ट कॉमन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में या सेकंड मोस्ट कॉमन है। तो इस तरह के वो क्वेश्चन पीएमडीसी क्वेश्चन पूछ सकती है। उसके बाद हम चलते हैं ऑटोसोमल ट्राइसोमस की तरफ। तीन है, अपने उनको कैसे याद करें? एक डाउन सिंड्रोम है, एक एडवर्ड सिंड्रोम है, और एक पार्टो सिंड्रोम है। ड्रिंकिंग एज जो होती है उसको अपने याद करना, डाउन से ड्रिंकिंग 21, एडवर्ड इलेक्शन एज जो होती है 18 होती है, और पार्टो सिंड्रोम जो है ना उसमें क्या होगा, प्यूबर्टी की जो एज है ना वो 13 है। इसमें क्या होगा डाउन सिंड्रोम के अंदर? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल एसोसिएटेड मेंटल डेफिशिएंसी की डाउन सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है, फ्लैट फेसिस हो सकते हैं, प्रोमिनेंट एपिसेंथियल फोल्ड, सिंगल पामल क्रीज, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टोज, डिड्यूनल अट्रेजिया भी हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गई, और ये एसोसिएट होती है विद अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। तो आपने इसको कैसे याद करना है? क्रोमोसोम 21 कोड्स फॉर एमलाइड प्रेशर प्रोटीन। इसके अंदर क्या होगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड एएमएल, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसका इंसिडेंस कितना होता है? 1 in 700। तो आपने याद करना ड्रिंकिंग एज से 21। और मोस्ट कॉमन वायबल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ जेनेटिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यानी कि अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाती है। इसमें क्या होगा? अपने याद करने 5 डाउन सिंड्रोम के साथ 5 एज अटैच होते हैं। एडवांस मैटरनल एज यानी कि 21, अट्रेजिया, डिड्यूनल अट्रेजिया होगा, एएसटी होगा, एएसडी अल्जाइमर डिजीज़, और एएमएल और एएलएल। एडवर्ड सिंड्रोम भी इस तरह है, आपने उसमें फाइंडिंग में क्या होगा? प्रिंस से आपने याद करनी है। प्रोमिनेंट ऑसिपट, रॉकर बॉटम फीट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉन डिसजंक्शन, क्लेंच्ड फिस्ट्स विद ओवरलैपिंग फिंगर्स, और लो सेट एयर इसके अंदर पाए जाएंगे। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चा आपके पास आता है, उसके प्रोमिनेंट ऑसिपट है, रॉकर बॉटम फीट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और लॉन्ग सेट एयर्स हैं, तो आपने डायरेक्ट पकड़ना है किसको? एडवर्ड सिंड्रोम। इलेक्शन एज जो है ना 18, और क्रोमोसोम के पूछ सकते हैं कौन सी है। इंसिडेंस का 1/8000, और सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी है ये। फर्स्ट जो है डाउन सिंड्रोम है, उसके बाद है पार्टो सिंड्रोम, प्यूबर्टी एज 13 होती है। फाइंडिंग में क्या होगा? सवेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, रॉकर बॉटम फीट, मैक्रोथेल्मिया, मैक्रोसेफेली, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, हॉलो प्रोजेंसेफेली, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी होगी। डेथ यूजुअली अकर एज ऑफ 1। ये ट्राइसोमी है जिसमें 1 साल के अंदर अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, ये मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज़ हैं पीएमडीसी के। उसके बाद है जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोसोम जो है ना, ये आपने याद करने हैं लाजमी। बायोकेमिस्ट्री से आपने देखने क्रोमोसोम 3 के ऊपर क्या है? रेनल सेल कार्सिनोमा होगा। 4 के ऊपर क्या होगा? हंटिंगटन डिजीज़ होगी। और 5 के ऊपर क्राइडोचैट सिंड्रोम है। उसके बाद 6 के ऊपर हेमोक्रोमेटोसिस आ जाएगा। 7 के ऊपर विलियम सिंड्रोम है। 9 के ऊपर फ्रेडरिक अटैक्सिया। 11 के ऊपर विलियम
ट्यूमर हो गया 13 पार्टू सिंड्रोम, विल्सन डिजीज़ या रेटिनोब्लास्टोमा, ये क्रोमोसोम 13 के साथ अटैच होते हैं। 15 के ऊपर पार्डरविली और एंजलमैन सिंड्रोम मैं आपको बताई थी, मार्फन सिंड्रोम हो जाएगी इसके साथ। 16 के ऊपर क्या होगा, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। 17 के ऊपर न्यूरोफिब्रोमाटोसिस टाइप 1 और 2। 18 के ऊपर एडवर्ड सिंड्रोम। 21 डाउन। 22 न्यूरोफिब्रोमाटोसिस टाइप 2 और डिजार्ड सिंड्रोम। एक्स के साथ क्या होगा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एक्स लिंक्ड अमाइनोग्लूको एल्बुमिनीमिया। तो ये क्रोमोसोम आपने याद करने हैं, इसमें से एक एमसीक्यू लाजमी पूछेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। विटामिन फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं, वो डेक से आपने याद करने हैं, विटामिन डी, ए, के और ई। इनके अब्जॉर्प्शन डिपेंड करते हैं ना गट के ऊपर और पेंक्रियाज के ऊपर। और टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी जो है ना मोर कॉमन है देन कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन से, बिकॉज फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं अकामुलेट इन फैट्स के अंदर होते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकता है, वो पूछ सकते हैं विच विटामिन आर मोर टॉक्सिक, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फैट सॉल्युबल और मोर टॉक्सिन। और इनका एक और एमसीक्यू भी बन सकता है कि इसकी अब्जॉर्प्शन डिपेंड कहाँ करती है, तो आप पूछ सकते हैं गट के ऊपर या पेंक्रियाज के ऊपर, ये दोनों ऑप्शन है इसके। और माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम विद स्टेटोरिया, ईजी सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सीलियक डिजीज। और मिनरल ऑयल इनटेक कैन काज फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी। जिन बच्चों को सीलियक डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऑयल इनटेक कैन काज, यानी कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में आ जाती हैं, वो क्या करेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी करती हैं। विटामिन वाटर सॉल्युबल जो हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को पता होगा, विटामिन बी और बी की जितनी टाइप्स हैं, और विटामिन सी। बी के B1 थायामीन है, B2 रिबोफ्लेविन है, B3 नियासिन है, B5 जो पेंटोथोइक एसिड है, B6 पैरिडॉक्सिन है, B7 बायोटिन है, B9 फोलिक एसिड है, फोलेट जिसे हम कहते हैं, B12 साइनोकोबालामीन है, और C जो है ना अस्कॉर्बिक एसिड है। यानी कि जितने भी वाटर सॉल्युबल है ना वो इजीली वॉशेबल हो जाते हैं बॉडी से, एक्सेप्ट विटामिन B12 एंड B9, क्योंकि B12 जो है ना लीवर के अंदर स्टोर होता है मोर देन 3 to 4 ईयर, और B9 जो है ना लीवर के अंदर होता है, होते दोनों लीवर में है। जो B12 है 3 से 4 साल के अर्से के लिए स्टोर होता है, और B9 जो है ना 3 to 4 मंथ्स। इस तरह आपने याद करना है, दोनों लीवर में स्टोर B9, और जो B12 है वो 3 to 4 ईयर, और जो दूसरा 3 to 4 मंथ। इस तरह आप इजीली याद कर सकते हैं इनको। बी कम्प्लेक्स डेफिशिएंसी ऑफन रिजल्ट इन डर्माटाइटिस, ग्लोसाइटिस एंड डायरिया। विटामिन बी कम्प्लेक्स की जो भी डेफिशिएंसी है ना वो क्या काज करेगी, डर्माटाइटिस होगी, ग्लोसाइटिस होगा, डायरिया होगा। कैन बी को एंजाइम एज अस्कॉर्बिक एसिड और प्रिकर्सर टू ऑर्गेनिक कोफैक्टर FAD और NAD। तो विटामिन बी ए जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल। अगर रेटिनॉल विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस करती होती है, ड्राई स्केली स्किन जिससे और कॉर्नियल डिजनरेशन होती है। इसके फंक्शन क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट है एक तो, विजुअल पिगमेंटेशन कराता है ये, और ये क्या करता है, रेटिनॉल इज़ अ विटामिन ए सो कॉल्ड रेटिना, यूज टॉपिकली फॉर रिंकल एंड एक्नी। जिनको एक्नी या रिंकल चल रही होते हैं ना उसमें हम विटामिन ए यूज़ करते हैं। और ये कंट्राइंडिकेटेड का आपको पता होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो कंसीव करना चाह रही होती हैं उनको विटामिन ए नहीं देते। उसके बाद यूज़ ओरल एसिटेट टू ट्रीट सेवियर सिस्टिक एक्नी, यूज़ ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड टू ट्रीट एक्यूट प्रोमायोलाइटिक ल्यूकेमिया। ये विटामिन ए से 2 से 3 MCQs बनते हैं। एक तो क्या होगा, यूज टू ट्रीट मीजल्स या ल्यूकेमिया जिसको हम APML कहते हैं, प्रोमायोलाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट प्रोमायोलाइटिक ल्यूकेमिया। यूज ओरल एसिटेट टू ट्रीट सेवियर सिस्टिक एक्नी। और रेटिनोइक जो एसिड है ना वो ट्रीट किसके लिए करेगा, प्रोमायोलाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर। और डेफिशिएंसी पूछ सकता है कि एक पे बच्चा आपके पास है नाइट ब्लाइंडनेस के साथ, ड्राई स्केल स्किन है और कॉर्नियल डिजनरेशन है, व्हाट्स योर डायग्नोसिस, व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी दैट चाइल्ड हैव। तो आपने इजीली इसको पिक कर देना कि विटामिन ए है। इसमें बाइटेड स्पॉट्स भी होंगे, वो पूछ सकते हैं कि बाइटेड स्पॉट्स किस में पाए जाते हैं।
तो डैट यू शुड गो फॉर विटामिन ए। अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, नाजिया, वोमिटिंग, वर्टाइगो एंड ब्लड विजन। यानी कि अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर ज़्यादती हो जाए इसकी तो ब्लड विजन हो जाएंगी। एसोट्रेटन इज ए ट्रेटोजेनिक। तो हम प्रेगनेंसी के अंदर ये कंट्राइंडिकेटेड है, ट्रेटोजेनिक है, तो हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देंगे। क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो है ना वो एलोपेशिया करती है, ड्राई स्किन करती है, हेपेटिक टॉक्सिसिटी एंड इलार्ज आर्थ्रैल्जिया एंड सोडोट्यूमर सेरिबरी। ट्रेटोजेनिक क्यों, एक लेफ्ट पैलेट कराता है, कार्डिक अबनॉर्मेलिटी कराएगा। तभी हम फीमेल को तब देते हैं अगर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट जब नेगेटिव आते तब हम ये विटामिन ए दे सकते हैं। पहले हम उसका टेस्ट करवाएंगे, बाद में विटामिन ए देने से पहले हमने उसका टेस्ट लाजमी करवाना है। और विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं, थायामीन, इसके 3 कोफैक्टर्स हैं। एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज TCA साइकिल के अंदर जो होगा, अल्फा कीटोग्लूटालेट डिहाइड्रोजिनेज होगा TCA, और ट्रांसकीटोलेज HMP शंट के ऊपर, और ब्रांच चेन कैटोइक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। इसमें ATP, थिंक ATP मीन कि आपने ATP से आपने इसको याद करना है। 8A से होगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, और ट्रांसकीटोलेज होगा, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। स्पेल बेरी विटामिन B1 का परिमाण करने के लिए नाम बेरी। इसमें ड्राई बेरी भी आती है और वेट बेरी भी आती है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसमें क्या होगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज ब्रेकडाउन, होगी, इसमें ATP डिप्लीशन होगी, वर्सन बाय ग्लूकोज इन्फ्यूजन, हाईली एरोबिक टिश्यू, जिसमें क्या आ जाएगा, ब्रेन, हार्ट एंड अफेक्टेड फास्ट। इन अल्कोहलिक ऑल माल नरिश्ड पेशेंट गिव थायामीन। जो अल्कोहल यूज़ कर रहे हो या माल नरिश्ड पेशेंट, अपने B1 लाजमी देना है उनके अंदर, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ वर्निका एन्केफेलोपैथी। तो डायग्नोज मेड बाय इंक्रीज इन RBC ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी फॉलोइंग विटामिन B1 एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्निका कोर्सकॉफ सिंड्रोम क्या होगा, उसमें कन्फ्यूजन होगी, एप्थलमेल्जिया होगा, अटैक्सिया होगा, कन्फबुलेशन होगी, पर्सनैलिटी चेंज होगी, मेमोरी लॉस होगी, परमानेंट मेमोरी लॉस। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, इट कैन लीड टू परमानेंट मेमोरी लॉस। तो इसमें बेरी आपने याद करना है विटामिन B को बेरी के नाम से, बेरी विटामिन B1। ड्राई बेरी क्या होगा, पोलीन्यूरोपैथी होगा, सिमेट्रिकल मसल वास्टिंग होगा, वेट बेरी होगा, और हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। विटामिन B2 क्या होता है कि इसको हम रिबोफ्लेविन, मैंने पीछे भी बताया, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन। इसका फंक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ फ्लेविन FAD एंड FMN यूज्ड एज कोफैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन, द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन इन द TCA साइकिल। B2 को आपने क्या करना है, इसको आपने करना है रिबोफ्लेविन। B2 मीन 2 ATP TCA साइकिल। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, स्केलिंग एंड फिशर एट द कंसर्न ऑफ द माउथ, कार्डियल वस्कुलराइजेशन। B2 से 2C आपने याद करना है, कार्डियल वस्कुलराइजेशन कराएगा और चिलोसिस कराएगा। विटामिन B3 को हम क्या कहेंगे, नियासिन कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी, और ये विटामिन B3 हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम डिस्लिपिडीमिया हो गया, जब लोअर लेवल ऑफ VLDL एंड रेज लेवल ऑफ HDL। ये क्वेश्चन पूछ सकती है PMDC नाम अगर पेपर ले रही है तो लाजमी पूछेगी कि विटामिन B3 को हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसकी ट्रीट के लिए यूज़ करते हैं। 3 चीज़ें आपने याद करनी है, डिस्लिपिडीमिया, लोअर लेवल ऑफ VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती होती है, प्लेग्रा, ग्लोसाइटिस, सवेयर डेफिशिएंसी लीड टू प्लेग्रा which can caused by Hartnup disease, malignant carcinoid tumor, increased tryptophan metabolism and isoniazid deficiency। isoniazid जब हम दे रहे होते हैं तो वो भी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कराती है। सिम्टम ऑफ प्लेग्रा क्या होगा, 3D से अपने याद करना है, डायरिया, डर्माटाइटिस एंड डिमेंशिया। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है PMDC का, ए पेशेंट कम इन डायरिया, डर्माटाइटिस एंड डिमेंशिया, व्हाट इज योर डायग्नोसिस।
तो यू कैन से दैट विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो गई या नियासिन की डेफिशिएंसी हो गई। तो उसके बाद आ जाते हैं हार्ट नर्व डिजीज़ क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर एंड प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूब्यूल सेल एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 क्या कराती है, प्लेग्रा कराती होती है। प्लेग्रा लाइक सिम्टम ट्रीट विद हाई प्रोटीन डाइट एंड निकोटिनिक एसिड। जिसको भी ये प्लेग्रा लाइक सिम्टम होता है हम क्या करते होते हैं, उसकी ट्रीट क्या करते हैं, प्रोटीन डाइट और निकोटिनिक एसिड के साथ करते हैं हम। तो ये MCQs है। एक और MCQ था ऊपर जो मैंने बताया, और यूज टू ट्रीट डिस्लिपिडीमिया, VLD और HDL। ये 3 MCQs हैं, ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। तो एक्सेस फेशियल फ्लशिंग होगा इसमें, इंड्यूस्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन नॉट हिस्टामिन कैन अवॉइड बाय टेकिंग एस्पिरिन विद नियासिन। यानी कि हमने फेशियल फ्लशिंग क्या करते होते, अगर हम नियासिन दे रहे हैं तो हमने इसकी डेफ यानी कि एक्सेस अगर हो जाए तो हमने इसके साथ क्या लेनी होती है, डिस्प्रिन लाजमी लेते हैं ताकि इसकी एक्सेस ना हो जाए विटामिन B3 की। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरयूरिसीमिया। एक्सेस ऑफ विटामिन B3 पुडेग्रा और प्लेग्रा क्या होगा, डेफिशिएंसी में होगा, पुडेग्रा क्या होगा, एक्सेस के अंदर। विटामिन B5 जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और ये एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ कोएंजाइम A and fatty acid synthesis। B5 is पेंटोथेनिक एसिड यानी कि पेंटा, 5 से पेंटा हो गया, तो आपने इसको याद करना है। B5 मीन पेंटोथेनिक एसिड, पेंटा से पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी क्या कराएगी, एंटेराइटिस, एलोपेशिया, एड्रीनल इंसफिशिएंसी और डर्माटाइटिस। ऊपर भी डर्माटाइटिस था B3 में, इसमें भी डर्माटाइटिस होगा, बट इसके साथ वाले जो है ना वो डिफरेंट होंगे। इसमें एंटेराइटिस होगा, एलोपेशिया होगा, एड्रीनल इंसफिशिएंसी होगी। विटामिन B6 जिसको हम पैराडॉक्सिन कहते हैं, कन्वर्टेड टू पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, एक कोफैक्टर यूज्ड इन ट्रांस अमाइनेशन ALT एंड AST डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें अपने क्या याद करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। डेफिशिएंसी होगी कन्वर्जन, हाइपरिटेबिलिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन है। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, या जब हम आइसोनियाज यानी कि ATT यूज़ करा रहे हो तो हम विटामिन B6 लाजमी स्टार्ट कराते हैं। उसके बाद B7 है जिसको हम बायोटिन कहते हैं, कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेशन एंजाइम, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एस्टाइल CoA कार्बोक्सिलेज, प्रोपायोनाइल CoA कार्बोक्सिलेज। इसकी डेफिशिएंसी आप याद कर लें। डर्माटाइटिस, एंटेराइटिस, एलोपेशिया काज्ड बाय एंटीबायोटिक यूज़ आर यूज एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ रॉ एग वाइट। अगर आप ज़्यादा रॉ एग ले रहे हैं या ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो इसमें विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रिमेनिंग न्यूट्रिशन आपके साथ शेयर करूँगा। सो हैव अ गुड टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।